नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारा फोकस आज यहाँ पर खाने के तेलों के बाजार को है, जहाँ पर 2023 को अगर देखा जाए तो भावों में ज़्यादातर करेक्शन ही देखने को मिली। तो कंज्यूमर्स के लिहाज से तो ये साल काफ़ी बेहतर रहा। अगर इस साल की बात करें तो सनफ्लावर तेल का भाव 33% और सरसों का भाव 25% तक गिरा। उतार चढ़ाव के बीच पाम तेल की कीमतों में भी करीबन 4% की गिरावट ही अब तक दर्ज की गई है। इस वजह से देश में खाने का तेल बम्पर इंपोर्ट हुआ, लेकिन पिछले महीने 2022 के मुकाबले इसमें गिरावट भी देखने को मिली। अच्छा खासा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक फिलहाल देश के पास है, इन्वेंट्रीज भी पर्याप्त हैं। इस पर इंडस्ट्री का क्या कहना है, क्यों, कहां जा सकते हैं प्राइसेस, यहां से कैसे हैं फंडामेंटल्स, बुआई का क्या नजरिया है और देश में मांग आगे जाके कैसी रह सकती है और 2024 में आपको क्या देखने को मिल सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़े हैं डॉक्टर बीवी मेहता और जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई, साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नवनीत दमानी और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे भी हैं हमारे साथ। लेकिन बात हम यहाँ पर खाने के तेलों के साथ करेंगे। और नीरव, जिस तरह का ये साल देखने को मिला है, क्लियरली इंडस्ट्री ने खासा इंपोर्ट किया, कंज्यूमर्स को पर्याप्त अवेलेबिलिटी मिली और अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी मिली। हाई से तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली। अगर एक समराइज करना चाहें आप 2023 को एडिबल ऑयल फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, तो कैसे करेंगे? 2023 को इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से अगर हम समराइज करना चाहेंगे तो हमने देखा कि स्टार्ट ऑफ द ईयर जून जुलाई तक मार्केट कंटिन्यूस डाउनफॉल पे ही था। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करना चालू किया और मैं बोलूँगा 2 राउंड का बॉटमिंग आउट होके पाम अगर बात करें तो सीपीओ सीएनएफ $850, सोयाबीन ऑयल $900, सनफ्लावर ऑयल भी अबाउट $850। ये रेंज में 2-2 बार बॉटम आउट होके थोड़ा बेटर हुआ है। सोयाबीन ऑयल आज की सिचुएशन में $950 के आसपास है, सनफ्लावर ऑयल $930, $920 के आसपास में है, सीपीओ $870 के आसपास में है। सो ओवरऑल एक बॉटमिंग आउट होके कंसोलिडेशन होके मार्केट एक डायरेक्शन ढूंढ रहा है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में कोई बहुत ज्यादा बड़ी तेजी या बहुत ज्यादा बड़ी नई मंदी के कोई फैक्टर्स नहीं है। हाल फिलहाल में इंडिया में डिमांड स्लो होने से थोड़ा सा स्लैकनेस है। साथ ही में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स भी, जैसे कि आज शिकागो केएलसी दोनों की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पाम में थोड़ा फंडामेंटल सपोर्टिव जरूर है, प्रोडक्शन जेएफएम में रिडक्शन पे लग रहा है। इंडोनेशिया तो ऑलरेडी टाइट था, मलेशिया भी थोड़ा टाइट होता हुआ दिख रहा है, स्टॉक रिडक्शन ऑलरेडी चालू हो चुका है मलेशिया में। बट ये सबको देखते हुए भी अभी इंडिया में गर्मी नहीं आ रही है उस चीज की। इंडिया का डिमांड स्लो होने से और लोकल हार्वेस्ट एक्टिव होने से अभी हाल सोयाबीन ऑयल लोकल भी सॉल्वेंट अवेलेबल है, कॉटन वॉश की अवेलेबिलिटी अच्छी हो गई है, राइस ब्रान ऑयल की अवेलेबिलिटी अच्छी हो गई है। सो इंडियन मार्केट्स में इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी अवेलेबल है और अपना डिमांड भी थोड़ा स्लो है। साथ ही में आउटलुक्स की बात करें तो जैसे आपने कहा सही है, मस्टर्ड में ऑलरेडी 12 लाख टन का नाफेड के पास में स्टॉक है। आने वाले क्रॉप में ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफ नहीं दिखती है। थोड़ा सा राजस्थान में एरिया कम है, यूपी में अप है, बट नेट नेट लास्ट ईयर से थोड़ी सी अगर कम भी क्रॉप बैठती है तो कैरी फॉरवर्ड मस्टर्ड में भी ठीक रहेगा। सो ओवरऑल सब चीजें वेल सप्लाइड मार्केट है ये। और डिमांड वाइज इंडिया जब तक प्रॉपरली पिकअप नहीं होगा तब तक लोकल मार्केट्स में एक सपोर्टिव ट्रेंड नहीं डेवलप होगा। क्लियरली अच्छा खासा इंपोर्ट्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर देखने को मिले हैं। और जैसे नीरवा में बता भी रहे हैं कि जून जुलाई तक भाव गिरे थे, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिली है, लेकिन एज ऑफ नाउ भी जो स्टॉक्स की या इन्वेंट्री की स्थिति है काफ़ी पर्याप्त है। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं, स्पेशली अगर हम इम्पोर्ट्स के नंबर्स देखें 2023 के लिहाज से और जिस तरह की इन्वेंट्रीज एज ऑफ नाउ इम्पोर्टेड ऑयल की भारत के पास पड़ी हैं? हेलो जी जी डॉक्टर मेहता। Sorry, I'm little late. I was getting little. See, the import during हाँ 2020 to 23 is reported at 16.5 million ton, with the inventory as on today is about 3.1 million ton. जी And current year, my expectation 2023-24 November October, the import would be lesser by 1 million ton at around 15.5 million ton. So basically, we'll see the higher imports of palm oil again, followed by sun and the soya. Even if you see the current year, the import is about mainly the soybean है जो
about 9 million ton, 9.9 million ton rather than. उसके बाद में जो है सोया है और बाद में सन है जी। हाँ जी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि इन्वेंट्रीज एज ऑफ नाउ ज्यादा हैं और अच्छा खासा इंपोर्ट हमने यहाँ पर जुलाई अगस्त के महीनों में आते हुआ देखा भी है। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट्स यहाँ से कम होते हुए नजर आएंगे भी, अच्छी खासी इन्वेंट्री भी बाजार में है, और किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन है फिर इंडियन मार्केट्स में? नहीं, डिमांड है अभी जो अभी लास्ट अगर 1-2 महीने की बात करें तो डिमांड डेफिनेटली इज इम्प्रूव, डिमांड मार्केट में आ रही है। और पर अगर जो इंपोर्ट अगर हम देखें करंट बंदे तो इंपोर्ट कम हुआ है कंपेयर टू द अर्लियर मंथ, सॉरी अर्लियर में से स्लाइटली बढ़ा है, पर कंपेयर टू द लास्ट ईयर अबाउट 15 lakh ton, दिस ईयर इज अबाउट 12 lakh tons ओनली, सो डेफिनेटली इंपोर्ट हैज रिड्यूस्ड। पर एक रीजन वो भी है कि इतनी बड़ी इन्वेंट्री है, इसके वजह से इंपोर्ट डाउन हुआ है और प्राइस नीचे गिर रही है, तो नेचुरली लोग ज्यादा लाएंगे नहीं। जब प्राइस ऊपर जा रही तो नॉर्मली इज अ टेंडेंसी इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है कि कल ज्यादा भाव देने से आज क्यों नहीं ले ले। पर अभी जैसे प्राइस आप देखें लास्ट 1 महीने में प्राइस गिरी हुई है। जी हाँ, क्लियरली जब भाव ज्यादा बढ़ते हैं तो लोग ज्यादा इंपोर्ट करना चाहते हैं। एज ऑफ नाउ हम अच्छी खासी इन्वेंट्री पे भी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक और नंबर डॉक्टर मेहता जो बाजार काफी क्लीनली देख रहा है वो है सोया मील एक्सपोर्ट्स का, जहां पर एक इजाफा होता हुआ नजर आया है। इस ट्रेंड को कैसे पकड़ते हैं आप? देखिए ये साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। टोटल एक्सपोर्ट इज अबाउट 43 लाख टन। उसमें जो सोयाबीन था 10 लाख टन था, रेपसीड था 23 लाख टन, राइसवान 6 लाख टन था और कैस्टर मिल 4 लाख टन, टोटल मिला के 43 लाख टन। ये साल करंट ईयर में अप्रैल टू नवंबर अगर देखे तो काफी इंक्रीमेंट हुआ है, अबाउट 21% इंक्रीमेंटल है। और मेरा ध्यान है ये साल इंपोर्ट बढ़ेगा, खास करके सोयाबीन और रेपसीड विल बी अगेन रिकॉर्ड एक्सपोर्ट। कम से कम 25 लाख टन का रेपसीड मिल का एक्सपोर्ट होगा, 15 लाख टन अपना सोयाबीन होगा, मेरे ख्याल से कैस्टर कोई 4 लाख टन होगा। राइसबान जो अगस्त से बैन कर दिया है, जो लास्ट ईयर हम 6 लाख टन एक्सपोर्ट गिना था राइसबान का, वो नहीं होगा क्योंकि अगस्त से बैन कर दिया है, 1 सितंबर से बैन है। जिसके लिए जो अप्रैल टू अगस्त में एक्सपोर्ट हुआ है वो कम से कम 1.5 लाख टन हुआ है, उसके बाद तो अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। फिर भी ओवरऑल एक्सपोर्ट अगर हम ये साल में गिने तो कम से 45 लाख टन, ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा 2023 और 24 अप्रैल टू मार्च में। तो अच्छे खासे नंबर्स वहां पर भी बनते हुए क्लियरली एक रिकॉर्ड साल फॉर वेरियस रीजंस यहाँ पर एडिबल ऑयल एज अ सेक्टर के हिसाब से। संदीप जी भी हमारे साथ अब यहाँ पर मौजूद हैं। संदीप बुजुरिया जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, क्योंकि पूरी चर्चा यहाँ पर खाने के तेलों के लिहाज से और अच्छी खासी गिरावट हमने हाई से यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी है। क्या आप भी यही मानेंगे कि अब यहाँ पर बॉटम बन चुका है, अब यहाँ से कंसोलिडेशन की ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मनीषा जी देखिए, कीमतें बहुत गिर चुकी है। पिछले सोयाबीन ऑयल तो हमने देखा 1140 से 950 आ गया है। सनफ्लावर ऑयल ऊपर में $1000 गया था, वो 910 के आसपास आ गया है। और पाम ऑयल जो ऊपर में 950-60 गया था, वो 850-60 आ गया है। सो कीमतों में आप देख रहे हैं कि करीबन 8 से लेके तो 9% तक गिरावट आ गई है। अब ये गिरावट एक सिग्निफिकेंट गिरावट है। अब इसके बाद में फर्दर गिरावट की जगह 1-2% के ऊपर बची नहीं है। एंड कंसोलिडेशन स्टेज में है मार्केट, और मार्केट कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। फिर आगे जाके नए फैक्टर जैसे हमारे सामने आएंगे तो उसके बाद में वापस 3 से 5% मार्केट बढ़ने की जगह बन सकती है जनवरी और फरवरी में। तो इस तरीके से हमको मार्केट को देखना समझना पड़ेगा। नियर बाय में इंडिया में जैसे 12 नवंबर की दिवाली थी, तो दिवाली के 6 हफ्ता पहले डिमांड बहुत अच्छी थी इंडिया में, लेकिन 13 नवंबर से अभी डिमांड बहुत स्लो हो गई है, बिकॉज फेस्टिविटी निकल गई है, लोकल प्रोडक्शन, लोकल क्रशिंग बढ़ गई है, तो अभी डिमांड स्लो है। मेरे ख्याल से 5 जनवरी से इंडिया की डिमांड बढ़ जाएगी वापस, एंड ओवरऑल वापस मार्केट में मूवमेंट बढ़ेगा। तो इसीलिए एडिबल ऑयल सेक्टर जो है, लेकिन कुछ पैसा खास नहीं कमा पा रही है इंडस्ट्री, वेदर क्रशिंग इंडस्ट्री या रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, बड़ी मुश्किल से बोथ एंड मीट कर रही है। उसका मेजर कारण ये है कि एडिबल ऑयल का अवेलेबिलिटी इंटरनेशनली और लोकली बहुत सॉलिड है, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है इम्पोर्ट ड्यूटी का,
वो इंडस्ट्री और ट्रेड को अभी सहारा नहीं दे रहा है। वो स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ आरबीडी ओलिन जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो $25 क्रूड से सस्ता बिक रहा है और उस कारण से यहाँ रिफाइनिंग मार्जिन नहीं है। यहाँ आज पाम ऑयल रिफाइन करो तो $20 नेगेटिव मार्जिन है। तो वो एक बड़ा डिफरेंशियल को चेक करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को वो ड्यूटी डिफरेंस जो है उसको 15% करने की जरूरत है और ओवरऑल भी इम्पोर्ट ड्यूटी को 10% 15% बढ़ाने की जरूरत है। बट मुझे लग रहा है ये सब स्टेप शायद गवर्नमेंट अभी इलेक्शन मोड में है तो डिफिकल्ट है जब तक लोकसभा इलेक्शन नहीं हो जाते। बट फिर भी कोशिश करना हमारा फर्ज है। हाँ जी हाँ। अब कीमतें यहाँ पर कम करने की कोशिश सभी जगह पे की जा रही है। आई थिंक द लीस्ट अमाउंट जो स्टेप्स लिए हैं सरकार ने वो खाने के तेलों में है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस इन एनी केस गिर रहे थे। जो इनिशियल स्टेप्स थे उनका असर देखते हुए आप सभी से अब ये जानना चाहेंगे कि अब 2024 को लेकर प्राइसेस की क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी। पहले आपसे ही यहाँ पर जान लेते हैं संदीप जी, क्या व्यू लगता है अब यहाँ पर? जैसे आपने कहा कंसोलिडेशन है, 3-5% ऊपर जा सकता है, लेकिन ये तो फर्स्ट हाफ के लिए है या फर्स्ट क्वार्टर के लिए है। आगे जाकर अब यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? आगे देखिए फर्स्ट क्वार्टर के बाद में सेकंड थर्ड क्वार्टर में थोड़ा वापस प्रेशर बनेगा मार्केट में। साउथ अमेरिका का क्रॉप फुल स्विंग में आ जाएगा और ब्राजील का क्रॉप 100 करीबन आप समझ के चलिए 157-58 मिलियन टन का है और अर्जेंटीना क्रॉप 48 से 50 मिलियन टन का है। तो उस कारण से उस समय मार्केट में वापस थोड़ा सा एक रिवर्सल आ सकता है, बट बहुत बड़े रिवर्सल की गुंजाइश नहीं है। जो भी फर्स्ट क्वार्टर में पीक बनेगा उससे मैक्सिमम 7-8% नीचे जा सकता है। ओके। तो हम ऐसे रेंज में आ गए हैं पूरे साल के लिए कि अभी अप साइड और डाउन साइड दोनों $100 के ऊपर नहीं रहेगा अभी से पूरा 2024 में। तो दैट मीन्स ओवरऑल प्लस माइनस 10% के ऊपर दोनों साइड मार्केट नहीं जाएगा। जो हमने 2021, 22, 23 में 30-40-50% प्लस माइनस देखा, वैसा कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ 10% प्लस माइनस होगा पूरे 2024 में। ऑलराइट नीरव, आप भी यही कहेंगे कि जिस तरह के हाईज हम पिछले साल में देख चुके हैं अब वो पॉसिबल नहीं है 2024 में देखना? नहीं, वो देखना पॉसिबल नहीं है। मार्केट्स मैंने जैसे कहा काफ़ी वेल सप्लाइड हैं, इवन ओरिजिन में, डेस्टिनेशन में, और साथ ही में अभी कोई ना कोई एक क्रॉप बड़े प्रोडक्शन में आ जाता है। जैसे कि एमजेजे में हमारा अर्जेंटीनियन ब्राज़ीलियन क्रॉप आएगा और ये काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है। पर्टिकुलरली अर्जेंटीना में जो लास्ट ईयर 220 लाख टन की फसल रह गई थी वो इस बार 480 से 85 लाख टन की फसल बता रहे हैं। सो इस तरीके के कहीं ना कहीं पोटेंशियल सप्लाईज हैं जो अपसाइड को कैप्ड रखेंगे। बट उसके साथ में मार्केट ऑलरेडी काफी लोअर एंड्स पे, जैसे मैंने कहा, 2 बार डबल बॉटम बना के और कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस लेवल्स काफी रीजनेबल हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा नीचे जाने की भी गुंजाइश नहीं है। साथ ही नीरव, अगर बुआई के नंबर्स देखें हम रबी के लिहाज से, वहां से किस तरह का क्यूज आता हुआ देखते हैं आप? बुआई में एक बात है कि सरसों की ओवरऑल बुआई बढ़ रही है, बट इसमें क्या है कि ये बुआई जो बढ़ रही है यूपी में बढ़ रही है ज्यादा, और यूपी का एक तो यील्ड भी थोड़ा सा लोअर रहता है। साथ ही में एक लहिया करके क्रॉप जो है, तारामीरा क्रॉप जो है, उसका बड़ा एकरेज रहता है, तो गवर्नमेंट उसको अकाउंट फॉर कर रही है, ऐसा मैं मानता हूं। पर जो मेजर स्टेट है राजस्थान, वहां एकरेज घट रहा है 2 लाख हेक्टेयर से। सो मोटा मोटी ऐसा लगता है कि मस्टर्ड क्रॉप का एरिया जो है वो नेट कहीं सेम या स्लाइटली लोअर भी गिन सकते हैं, या क्रॉप को सेम या स्लाइटली लोअर भी गिन सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। बट कोई बहुत ज्यादा बड़ा गिरावट क्रॉप में नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैरी ओवर स्टॉक बहुत बड़ा रहेगा, 12 लाख टन जैसे मैंने कहा नाफेड के पास ही है। तो ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ मस्टर्ड सीड जैसे इस साल थी वैसे ही रहेगी या उससे स्लाइटली बेटर रहेगी। ऑलराइट, तो बुआई के नंबर्स भी ठीक ठाक यहाँ पर नजर आते हैं। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इन एनी केस ज्यादा है, इंपोर्ट्स अच्छे खासे हुए हैं, इन्वेंटरी बेहतरीन है, तो बहुत ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। डॉक्टर मेहता, एक आपका फाइनल वर्ड, आप कैसे देखते हैं 2024 में इंडस्ट्री को? नहीं, देखिए, पहले तो वर्ल्ड की सप्लाई अगर हम बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ में मार्केट थोड़ी फर्म अप हो जाएगी। सेकंड हाफ ऑफ द ईयर 2-3 रीजन है। एक तो एल निनो की इंपैक्ट जो आएगी फार्म पे वो अप्रैल में जून के बाद में आपको दिखेगी। दूसरा जो मैंडेट है, बायोडीजल का मैंडेट है, वो कितना बायोफ्यूल में जा रहा है। आज वर्ल्ड प्रोड्यूस अबाउट 255 मिलियन टन, उसे कम से कम 56 मिलियन इज बीइंग यूज्ड फॉर बायोडीजल। अगर उसे ज्यादा यूज कर लिया बायोडीजल में तो डेफिनेटली फूड के लिए सप्लाई कम होगा। और तीसरा जो, जैसे नीरव भाई ने भी बोले, अमेरिका का मतलब अमेरिका, यूएसए, ब्राजील और अर्जेंटीना का क्या क्रॉप सिचुएशन रही है वो भी देखना पड़ेगा। और तीनों मिला के हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि भी सेकंड हाफ में मार्केट थोड़ी तेज रहेगी। जो अभी साइडलाइन है तो साइडलाइन है, उससे तेज थोड़ी हो सकती है।
जहां तक इंडिया का सवाल है, टोटल इंपोर्ट मेरा जो एस्टिमेट है 15.5 मिलियन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा कुछ 10 मिलियन का, टोटल लेके 25.5 मिलियन का प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी होगी। आज जो अभी जैसे प्राइस नीचे है तो फूड कंजम्पशन बढ़ा है। पहले हम 17.5 किलो गिनते थे, अभी ना 17.5 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन गिन रहा है जी। तो उसके हिसाब से लगभग 25 मिलियन की खपत होगी। ओके। और कैरी फॉरवर्ड भी है, उसका भी एक फायदा मिलेगा कि भैया 3 मिलियन टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, मस्टर्ड में भी कैरी फॉरवर्ड है, सोयाबीन में भी कैरी फॉरवर्ड है। ऑलराइट। तो अगर थोड़ा तो सब मिला के ऐसा लग रहा है कि सप्लाई विल बी कंफर्टेबल इन द कंट्री। ओके। तो एक बहुत पॉजिटिव यहाँ पर क्यों खाने के तेलों के सेक्टर से आता हुआ क्लियरली सरकार को यहाँ से तो कोई चिंता देखने को नहीं मिलेगी शायद, लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता, संदीप जी और नीरव, आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और वो फुल ओवरऑल यहाँ पर खाने के तेलों का व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो शेयर करेंगे आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे कहाँ पर होंगे आपके टॉप ट्रेड्स? मनीषा जी, लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से सुस्त ट्रेड कर रहे हैं और आज यूएस के जीडीपी के आंकड़े तो मुझे लगता है थोड़ा उठा-पुठक का मामला शाम के सत्र में देखने मिल सकता है। थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ चल रहा हूँ गोल्ड में और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक करेक्शन ड्यू हो सकता है। तो जब तक 62,700 नहीं टूट जाता है, वो स्टॉप लॉस पकड़ के आप करंट लेवल पे सेल कर सकते हैं। वापस 61,700, 61,800 तक के भाव देखने मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड रहेगा जिंक में, जहाँ पे हमने लास्ट कुछ दिनों में इन्वेंट्री थोड़ी सी बढ़ती हुई देखी है, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी काफी अच्छे से काम करती हुई नजर आ रही है। जब 222-220 के रेंज में आया, हमने बहुत शार्प बाउंस देगा 228-230 तक जाते हुए। तो सिमिलर ट्रेंड मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ कि यहाँ से 1-1.5 रुपए जब गिरे 222 के आसपास तो बाय किया जाए। 220 के नीचे आप स्टॉप लगाइए, 226-228 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही चांदी में क्या राय देंगे नवनीत? चांदी थोड़ा सा आउटलायर लग रहा है और गोल्ड के साथ साथ चांदी में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर चांदी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बन सकती है, बिकॉज बेस मेटल पैक थोड़ा सा हावी हो रहा है चांदी पे इस समय। जब तक 75 या 74,800 का स्तर नहीं टूट जाता, चांदी करंट लेवल पे भी बाय की जा सकती है और यहाँ पर आपको 76-200 के भी स्तर देखने मिलते हैं। ऑलराइट, तो बाइंग रिकमेंडेशंस वहां पर नॉन एग्री में आती हुई, लेकिन अमित, एग्री को अगर देखें तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? एग्री में हमने देखा कि अभी वार्षिक वालों में काफी अच्छा मोमेंटम आज निष्कर्ष को देखने को मिला है। तो जिन लोगों के पास एक बार बाय की पोजीशन है वो एक बार यहाँ पे मुनाफा को जरूर करना चाहिए, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ से वापस फिर से एक करेक्शन जो है 5300 के आसपास का जनवरी के बाद वार्षिक में देखने को मिल सकता है। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जब तक 5450 के ऊपर वार्षिक बंद नहीं हो रहा तब तक फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए। 5450 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज होता है या सस्टेन होता है तो इसमें एक बार जरूर 5700 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर नेक्स्ट काउंटर की अगर मैं बात करूं धनिया, तो धनिया यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रहा है। 7200-7300 के रेंज में ट्रेडर्स को जनवरी वाले धनिया में खरीदारी का ट्रेंड लेकर चलना चाहिए। 7100 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें 7600 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। वहीं पर कुकुट कपास कल की अगर मैं बात करूं तो इसका ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 2750 के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं तो इसमें 2810 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक बिकवाली का ट्रेंड लेकर चलना चाहिए। 2660 रुपए तक के टारगेट जो है कुकुट में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो टॉप स्ट्रैटेजीज यहाँ पर एग्रो स्पेस में भी हैं, लेकिन इसी के साथ शो समाप्त करने का समय भी है। नवनीत, अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हम ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार।